हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग के सारे एग्ज़ाम्स अच्छे ही जा रहे हैं एज़ पर योर कमेंट्स। और वीडियो से भी आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल रही है, तो ये जान के बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो आप लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है वीडियोस से। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम पढ़ेंगे पैडागोगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का। कल आई थिंक बायोलॉजी का पेपर है, जिन बच्चों ने बायोलॉजिकल साइंसेस का सब्जेक्ट लिया है। तो इसमें हम यूनिट 1 एंड 2 कवर करेंगे मोस्टली। सारे यूनिट तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट यूनिट 1 एंड 2 में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। यूनिट 4 आपका जो लास्ट यूनिट है उसमें वो एवोल्यूशन के ऊपर है। तो इंग्लिश में भी हमने पैडागोगी में हमने एवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया था। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें एमसीक्यूज़ भी हैं और एवोल्यूशन का पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। अलग से भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है एवोल्यूशन के ऊपर, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेज। जब टीचर बायोलॉजी पढ़ाती है तो जनरल एम्स क्या होते हैं हमारे बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने के। पहला एम है, देखिए जो ये नाम है, हेडिंग्स हैं, इससे ही आपको एक बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि किसके ऊपर है। यूटिलिटेरियन एम, ठीक है, ताकि बच्चों को उसकी यूटिलिटी पता लगे। आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका यूज़ क्या है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेक यूज़ ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज इन द डेली लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है। इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट एम, बच्चों की मेंटल कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, वो चीज़ें बढ़ें। टू एनहांस द इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपेसिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। डिसिप्लिनरी एम, टू मेक द स्टूडेंट्स माइंड्स एंड हैबिट्स डिसिप्लिन। ठीक है। जब भी कोई चीज़ पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन, पंचुअल, ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये कॉमन चीज़ें हम साथ के साथ लेके चलते हैं। ठीक है। टाइम टू टाइम आप जो टाइम लिमिट दे रहे हैं उस टाइम लिमिट में आपको काम ख़त्म करना है। उस टाइम लिमिट में आपको जो भी टास्क टीचर ने दिया है वो अकम्प्लिश करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको एक डिसिप्लिन भी आता है, मोटिवेशन भी मिलता है। आप टाइम पे चीज़ें ख़त्म करते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। साथ के साथ टीचर हेल्प करती है कि उसकी यूटिलिटी क्या है। तो ये सारे एम्स, टीचर का मेन उद्देश्य होता है कि ये सारे एम बच्चों को उनके अंदर इनकल्टेट करना। ठीक है। कल्चरल एम, मोरल एम, एस्थेटिक एम, सोशल एम। कल्चरल एम का टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ठीक है। जो भी चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको आपको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको आपको कैसे डेवलप करना है। आगे आगे हम साइंस में और भी नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, हम पिछली चीज़ों से भी हेल्प लेते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो ये कल्चर में भी हेल्प करता है। आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करके आप अपनी आने वाली जनरेशन को चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हो, उनको ट्रांसमिट कर रहे हो। Moral aim, to enable the students to develop moral values devoid of false beliefs and superstitions। बच्चों के अंदर एक moral values develop करना। Aesthetic aim, to enable the students in accumulating aesthetic sense and artistic value। ठीक है। Aesthetic aim हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था। बच्चों को चीज़ों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, उसकी सराहना करना आना चाहिए। चीज़ों के अंदर वो हर चीज़ के अंदर ब्यूटी को देखना आना चाहिए। सोशल एम, टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टिगेट सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ का पता नहीं कि कहाँ से क्या एमसीक्यूज़ उठा के आपको डाल दे, तो बेसिक एक आइडिया होना चाहिए आपको कि मोटे मोटे क्या एम्स होते हैं ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेज। वोकेशनल एम, इंटरडिसिप्लिनरी एम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम, ये भी कुछ एम्स हैं आपके। ठीक है। बच्चों को प्रोफेशनली तैयार करना। इंटरडिसिप्लिनरी एम भी बच्चे आपस में मिल के कैसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स को। आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है, तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एम, टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। ठीक है। ये आपके एम्स हो गए कुछ। अभी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव। द पीपल अटेन्स नॉलेज ऑफ द टर्म्स, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स। ठीक है। वो तो आपके थे जनरल एम्स। अभी जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एम आपका ब्रॉड लेवल पर होता है कि ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स हम थोड़े शॉर्ट लेवल पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मेन होता है कि एम को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो मेन क्या है, बच्चे के अंदर कोई भी चीज़ है उसके टर्म्स, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें बच्चों को समझाना। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, द पीपल अटेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, फिर वो उसको अप्लाई कैसे करता है। स्किल ऑब्जेक्टिव, फिर
उसको वेरियस स्किल्स आते हैं। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप प्रैक्टिकल करेंगे, केमिस्ट्री का कर रहे हैं तो उनके स्किल्स अलग होते हैं, आपको कैसे केमिकल्स यूज़ करना है। बायोलॉजी का कर रहे हैं तो उसमें डायसेक्शन के अलग स्किल्स होते हैं। तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं, तो वो स्किल्स पे काम करना, तो ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, अभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये इट वॉज गिवन बाय डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन हैज़ क्लासिफाइड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 मेन डोमेन्स। ठीक है, 3 मेन डोमेन्स उन्होंने दिए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है नॉलेज को एक्वायर करने में, पिछली नॉलेज को आप कैसे हेल्प कर रही है आपकी पिछली नॉलेज नए नॉलेज को एक्वायर करने में, तो वो सब चीज़ आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाती है। अफेक्टिव डोमेन, आप कितने तैयार हैं, आप इमोशनली कितने रेडी हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा। साइकोमोटर डोमेन, जब चीज़ें आप करके सीखते हैं अपने मोटर स्किल्स के थ्रू, वो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ जाएगा। बेसिक सा मैंने आपको बता दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अब देख लेते हैं, इन्होंने कुछ हायरार्की दी थी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। आपकी जो जितने भी 3 डोमेन्स हैं सबके अंदर कुछ सब स्टेजेस हैं। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर मैंने आपको ये हायरार्की बना के दी हुई है। अच्छा, तो जो पहला कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर आपकी 6 कैटेगरीज आ जाती हैं, वो एक हायरार्की में चलती हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका जो सबसे नीचे है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज इंक्लूड दोज बिहेवियर्स विच ले स्ट्रेस ऑन द रिमेंबरिंग। ठीक है, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बच्चों को जितनी भी चीज़ें सिखा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो बच्चे उसको कितना याद रख सकते हैं, कितना रिकॉल करते हैं, पिछली चीज़ें जो आपको सिखाई हैं वो बच्चों को कितनी याद हैं। ठीक है, वो सारा आपका नॉलेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन, कि बच्चों को आपने टर्मिनोलॉजीज बता दी, इन्फॉर्मेशन फैक्ट जो भी आपने बताना था बताया, उसके बाद उनको समझ में कितना आया, बच्चों की समझ कितनी आई। कॉम्प्रीहेंशन इज़ द बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद वो किस तरह से समझ के उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं, समराइज कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन, कि वो अप्लाई कैसे करते हैं, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। ठीक है, वो अपने मेथड से जो भी आपने उसको पढ़ाया है उसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा एनालिसिस। फिर डीप में उसको हम थोड़ा और डीप में जाके एनालिसिस करेंगे। जब आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, फिर उसका मीनिंग समझ में आ गया, फिर उसके बाद आपको पता लग गया कि कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन है, यूजेस क्या क्या है, फिर आप उसको थोड़ा और डीप में जाके उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट, उसके सब पार्ट्स को एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सिंथेसिस, कि आप उसके थ्रू कोई नया आइडिया क्रिएट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी से उस चीज़ की हेल्प से नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, सिंथेसिस में आ जाएगा। एवोल्यूशन, उसके बाद आपका जो आउटकम है उसको आप एवोलेट करेंगे। ठीक है, ये था बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। उसके अंदर कॉग्निटिव डोमेन जो पहला हमारा डोमेन है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहला है हमारा रिसीविंग, कि बच्चे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो रिसीव कर रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, रिस्पॉन्ड जो करता है। फिर चीज़ों की वैल्यू करना आ जाता है। फिर ऑर्गेनाइज, हम एक ऑर्डर में हायरार्की में लगाना सीख जाते हैं, चीज़ों को ऑर्डर में सेट करना सीख जाते हैं। कैरेक्टराइजिंग सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, जिसमें हम सभी को बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं, सभी की वैल्यूज़ को, सभी की ओपिनियंस को हम बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं, वो हाईएस्ट ऑर्डर हो जाता है कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में सबसे पहला आ जाता है इमिटेशन। इमिटेशन में लाइक जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर लिख रहा है, आप उस चीज़ को इमिटेट करके सीखते हैं। ठीक है, मतलब जो वो कर रहा है उसको रिपीट करके, इमिटेट करके आप चीज़ों को सीखते हैं। मैनिपुलेशन आ जाता है उसके बाद। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव का। इसमें धीरे धीरे स्किल्स लर्न करने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप समझने लगता है। पहले बच्चा इमिटेट करता है, उसके बाद खुद करके खुद से करने लगता है चीज़ें। ठीक है, प्रिसीजन आ जाता है थर्ड पार्ट। उसमें थोड़े आपके मोटर स्किल्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। लाइक अगर कोई छोटा बच्चा होता है सबसे पहले, तो वो इमिटेट करके सीखता है। इमिटेट करके वो फिर खुद से पहले क्रॉल करने लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे उसके मोटर स्किल्स बढ़ते हैं तो वॉक करता है बच्चा, फिर रनिंग करता है, फिर स्किपिंग, फिर स्विमिंग, साइकिलिंग। तो ये सब आपकी जो मोटर स्किल्स हैं वो धीरे धीरे हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्टिकुलेशन आता है, फिर नेचुरलाइजेशन आता है, जो हाईएस्ट स्टेज है जिसमें आपके स्किल्स
मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऑर्डर उन्होंने दिए थे साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पहले आता है, कौन सा उसके बाद आता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद है रॉबर्ट मैगर्स अप्रोच। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैगर द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन इन फॉलोइंग मैनर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैगर क्या था, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल बिहेवियर एंड इट्स मीनिंग, कि बच्चा जब एंटर करता है क्लास में और जो हम उसको पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने के बाद उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो होता है टर्मिनल बिहेवियर। ठीक है, हम पहले वो सेट कर लेते हैं कि बच्चे को हमें किस बिहेवियर में मोल्ड करना है, बच्चे को हमें क्या सिखाना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंडीशंस अंडर विच द बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टू अकर। कौन सी कंडीशंस में कौन सा माहौल रहेगा, किस माहौल में हम बच्चे को सिखाएंगे, कंडीशंस कैसी रहेंगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ गुड अ लर्नर्स परफॉर्मेंस मस्ट बी। कौन सा क्राइटेरिया हम सेट करेंगे कि कितना लेवल कम से कम बच्चे का होना चाहिए जो सिखाने के बाद। ठीक है, कंसंट्रेट्स ऑन कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने रॉबर्ट मैगर ने कॉग्निटिव और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स पे कंसंट्रेट किया था और उन्होंने एक्शन वर्ब्स यूज़ की थी ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी एक्शन वर्ब्स दी थी जो कि बेसिकली एक उनका लिमिटेशन भी था बाद में कि इतनी सारी एक्शन वर्ब्स को लेके ऑब्जेक्टिव्स लिखना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये था रॉबर्ट मैगर का अप्रोच। रॉबर्ट मिलर का अप्रोच, रॉबर्ट मिलर यूज फॉर राइटिंग साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उन्होंने कॉग्निटिव और इफेक्टिव को मेन ध्यान दिया था। उसके बाद रॉबर्ट मिलर ने साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा जोर दिया था। मिलर हैज़ ऑल्सो गिवन वर्ब्स बट इट इज़ बेस्ड ऑन हैरोज क्लासिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने हैरोज क्लासिफिकेशन के ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स लाइक स्ट्रेच करना, लूजन करना, जर्क, वो जो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो अपने आप आते हैं, नेचुरली जो आते हैं बच्चे के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। बच्चा जब करवट लेता है, हैंड शेक करता है, तो जो अपने आप आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आ रहे हैं विदाउट एनी लर्निंग, वो हो जाए रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स लाइक फिर धीरे धीरे क्रॉल करने लगता है बच्चा, तो धीरे धीरे आपके वही है कि आपके मोटर स्किल्स थोड़े खुल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परसेप्चुअल आपके स्किल्स आ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्किल्ड मूवमेंट्स, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कसिव हो जाता है जो हाईएस्ट लेवल का है, जिसमें हम बिना बोले अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, लाइक अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, लाइक अपने डांस से, अपनी स्किल से, हम अपने बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं। वो सबसे हाईएस्ट लेवल में आ जाता है नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये रॉबर्ट मिलर का था जिन्होंने बेसिकली जोर दिया था साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स पे। उसके बाद है RCM अप्रोच। रॉबर्ट मैगर एंड रॉबर्ट मिलर हैज़ नेग्लेक्टेड द मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, रॉबर्ट मैगर ने कॉग्निटिव अप्रोच यूज़ किया था, बट बेसिकली उन्होंने इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया था कि किस तरह से बच्चा सीख रहा है, मेंटल कौन सा मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया था रॉबर्ट मैगर ने और रॉबर्ट मिलर दोनों ने। ठीक है, इस वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए RCM अप्रोच आया था। RCM approach has used mental activities or mental abilities to write the behavioral terms. It has used 4 categories of classification instead of Bloom's 6 categories. उन्होंने 4 कैटेगरीज दी थी, जो ब्लूम की 6 कैटेगरी थी उसको उन्होंने 4 में डिवाइड कर दिया था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। नॉलेज के अंदर आपका वही रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉल आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को अच्छे से समझना, उसको एग्जाम्पल देना, क्लासीफाई करना, इंटरप्रेट करना, इस तरह से भी आपके MCQs आ सकते हैं कि नॉलेज के अंदर क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई करते हैं, हाइपोथेसिस करना, प्रिडिक्ट करना। उसके बाद क्रिएटिविटी के अंदर इन्होंने जो एनालाइज, सिंथेसिस और रिवोल्यूशन थे, उन तीनों को इन्होंने क्रिएटिविटी के अंदर डाल दिया था। ठीक है, तो ये थी RCM अप्रोच। अभी देख लेते हैं पैडागोगिकल एनालिसिस। पैडागोगिकल एनालिसिस मीन्स एन एनालिसिस बेस्ड ऑन मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो आपका तरीका है, जो आपका मेथड है, जो प्रोसेस है, उसका एनालिसिस करना है। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 स्टेप्स दिए थे। पहला है कंटेंट एनालिसिस। सबसे पहले तो आप देखेंगे आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आपका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है आपको।
बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह से नहीं, बच्चों को आपको क्या सिखाना है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या आपको बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं, क्या उनके अंदर आप बेसिकली चेंज लाना चाहते हैं या उनको सिखाना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आप सिखाना चाहते हैं उसमें आप कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक, क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। फिर बच्चों का लास्ट में जब आप एवोल्यूशन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। तो ये मेन 4 टेक्निक्स उन्होंने दी थी। अभी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते अभी, ठीक है। इतना भी काफ़ी, अगर इतना भी कर लेंगे, आपको बेसिकली सारे अप्रोचेस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, सारी स्टेजेस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में इतना ही है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स विल, अभी हमने पढ़ा नॉलेज लेवल पे बच्चों को याद करना, रिकॉल करना, ठीक है, वो मेन चीज़ें हैं। रिकॉल इन्फॉर्मेशन करना आना चाहिए। व्हाट कैन यू इन्वेंट और डिज़ाइन इज़ अ सैम्पल ऑफ, जब आप खुद से इन्वेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो सिंथेसिस में आ जाएगा, ठीक है। एनालिसिस के बाद फिर आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी लगा के खुद से यूज़ करके कुछ नया बना रहे हैं, तो वो सिंथेसिस में आ जाएगा। व्हाट वेज कुड यू चेंज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपने कोई स्टोरी दिया है, फिर आप बच्चों को बोल रहे हैं कि आप उस स्टोरी का जो स्टोरी लाइन है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो भी इसी में आ जाता है कि आप कुछ नया कैसे क्रिएट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो सिंथेसिस में आ जाएगा। अंडर ब्लूम्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ द स्किल अंडर कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या है आपका, नॉलेज है, ठीक है, जो उन्होंने दिया था। नॉलेज आ जाएगा आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग रिसीविंग आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। व्हाट कैन यू इन्वेंट और डिज़ाइन इज़ अ सैम्पल ऑफ, आप खुद से इन्वेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सिंथेसिस के अंदर आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा इन्फर, फॉलो, इंटरप्रेट, समराइज, डेमोन्स्ट्रेट, साइट, इंटरपोलेट आर ऑल वर्ब्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये वर्ब्स थोड़ा थोड़ा देखिए, बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो आप नहीं याद रख सकते, बट कुछ बेसिक से आप 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके अंदर कौन सी वर्ब्स आती हैं। इन्फर, फॉलो, इंटरप्रेट करना, समराइज करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, तो ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएगा। आप अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप उसको समराइज कर पाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स, अभी आपने चीज़ों को अप्लाई किया, ठीक है, आपने कोई मॉडल कंस्ट्रक्ट किया शो करने के लिए कि कैसे वर्क कर रहा है, जो भी आपने सिखाया आप उसकी वर्किंग करके दिखा रहे हैं, तो वो अप्लाइंग में आ जाएगा। विच वन इज़ नॉट द स्पेसिफिक टर्म सजेस्टेड बाय रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मैगर ने कौन सा स्पेसिफिक टर्म सजेस्ट नहीं किया, कंडीशन, परफॉर्मेंस, क्राइटेरिया, ये तीनों उन्होंने बोला था होना चाहिए। एनालिसिस उन्होंने नहीं दिया था, क्राइटेरिया सेट किया था कौन सी कंडीशंस में होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी उन्होंने दिया था, एनालिसिस नहीं दिया था उन्होंने। मैगर फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन दैट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या नहीं आता है, कॉम्प्रीहेंशन, वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोमोटर के अंदर आ जाएगी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़। देयर आर 5 अफेक्टिव डोमेन, चूज द करेक्ट 5। सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। To start teaching, a teacher must be guided by instructional objective, followed by strategies and tools to accomplish the task. What should be done next? जब हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं, अ टीचर मस्ट बी गाइडेड बाय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, पहले आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय स्ट्रेटजीज एंड टूल्स, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका लास्ट में, जब आपने पढ़ा दिया उसके बाद आ जाएगा एवोलेट द आउटकम्स, जो भी आपके आउटकम है उसको आप एवोलेट करोगे, ठीक है। हु सजेस्टेड दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग नीड टू बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कंडीशन एंड क्राइटेरिया, किसने बोला था ये, रॉबर्ट मैगर ने, ठीक है। मैगर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज क्रिटिसाइज दैट इट इज़ नॉट टू बी प्रैक्टिकल, वाई इज दिस सो, क्यों प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि मुश्किल था, इतने सारे वर्ब्स उन्होंने दिए थे, इतने सारे वर्ब्स को लेके ऑब्जेक्टिव्स लिखना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। विच अप्रोच यूज मेंटल एक्टिविटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़, कौन सी
अप्रोच यूज़ करती है मेंटल एबिलिटीज़, RCM, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन पेडागोगिकल एनालिसिस? सबसे पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सबसे पहला है कंटेंट, देखेंगे हमें पढ़ाना क्या है, उसके बाद ही जो हम ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे ना। डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट इनटू सुटेबल सब यूनिट्स। जो भी आपको कंटेंट पढ़ाना है उसमें से सबसे पहला आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो आप डिसाइड करेंगे। विच इज़ द लास्ट स्टेप इन पैडागोगिकल एनालिसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लास्ट स्टेप क्या होगा? इसमें आपके बहुत सारे चीज़ें दिए हुए हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स आपको इतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेना कि सबसे पहले, लाइक उन्होंने जो दिया था, सबसे पहले कंटेंट में आप देखेंगे, लाइक आप फोटोसिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे को आप क्या पढ़ाएंगे कंटेंट में, कि बच्चे फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, कंटेंट आप तैयार करेंगे। उसके बाद आप कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो सब स्टेप्स आप एक बार देख लेना कि कैसे होता है। आप एक दो का देखेंगे, बाकियों का आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा तो आपको आइडिया है ही कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव क्या होता है, उसमें इतना बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे पूछा है लास्ट स्टेप कौन सा है फोटोसिंथेसिस में, पैडागोगिकल एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो लास्ट स्टेप क्या होगा? क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स, की बच्चों को क्वेश्चन करके हम इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है। यूज़ ऑफ लेक्चर मेथड, तो आपके मेथड्स में आ जाएगा कौन से मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि कौन सा हम बच्चों को क्या लास्ट में आना चाहिए, कि मेन उनको फोटोसिंथेसिस क्या है ये समझ में आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। ब्रेकिंग द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेजर एंड माइनर कंसेप्ट, अपने करिकुलम का, अपने कंटेंट को ब्रेक करेंगे, तो वो तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चनिंग इज द लास्ट स्टेप। व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ फूड डाइजेशन प्रोसेस? अच्छा, फूड डाइजेशन प्रोसेस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका इंजेशन आ जाएगा जब आप फूड का इंटेक करेंगे, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस आ जाएगा, फिर ऑब्जॉर्प्शन आ जाएगा, फिर एसिमिलेशन आ जाएगा, फिर लास्ट में डिफेकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना, इसमें मुझे नहीं लगता इतना कुछ बताने का है। ये आपका डाइजेशन सिस्टम है। तो ये था कुछ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के MCQs। लास्ट एवोल्यूशन के MCQs आप देख सकते हो, वो इंग्लिश वाले यूनिट में मैंने करवाया था पेडागोगी में, वहाँ पे जाके आप MCQs देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट। आज तक का इतना ही हो पाया आपका बायोलॉजी का। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी इसमें, इस वीडियो में, कल के एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।